Hello guys, hello guys, my dear parents. My name is दीपक बर्नवाल. I am verified educator on Philo as well as on CHECK. आज से हम लोग क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 और चैप्टर है एक्विलिब्रियम. ठीक है, इसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहले एट फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इनका हेडिंग दे लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ आगे. ठीक है, कंटिन्यू देखिए पूरा वीडियो को. ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम ये क्लास 11th का है. ठीक है, क्लास 11th और यूनिट नंबर बात करें ये 7 है और ये फिजिकल केमिस्ट्री से हमारा आता है. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. एट फर्स्ट हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को समझाते हैं और ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमको पढ़ने के लिए. ठीक है, ये भी बात हम आपसे करते हैं एक एक करके. ठीक है, एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो इस यूनिट में लगभग हम लोग को जो पढ़ना है लगभग 12 से 13 टॉपिक. ये थोड़ा चैप्टर जो है लॉन्ग चैप्टर है. ऐसा ये नहीं है कि ये छोटा चैप्टर होगा, ये हमारे लिए छोटा चैप्टर नहीं बनेगा. ठीक है, हमारे लिए एक लंबा चैप्टर बनेगा. ठीक है, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम को 3 पार्ट में बांटा गया है. कौन कौन सा? एक फिजिकल इक्विलिब्रियम अलग, एक केमिकल इक्विलिब्रियम अलग, एक आयनिक इक्विलिब्रियम अलग. ठीक है, इक्विलिब्रियम एक्चुअली में होता क्या है? इक्विलिब्रियम एक वर्ड है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो सब्सटेंस के बीच क्या इंटर कन्वर्जन होना. ठीक है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या कन्वर्ट होना, मतलब कुछ देर ये रिएक्टेंट से क्या जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में जाएगा. और ये जब कोई भी सब्सटेंस के बीच इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम जब स्थापित होता है, इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था. जब भी ये साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्थापित होता है तो कुछ टर्म ऑलवेज टाइम कांस्टेंट होते हैं. कौन कौन से टर्म? जैसे प्रेशर का बात करें, कंसंट्रेशन का बात करें एंड टेम्परेचर का बात करें. ये तीनों टर्म जो होते हैं क्या, ये तीनों टर्म कांस्टेंट होते हैं. तभी इक्विलिब्रियम कहीं भी कोई भी सब्सटेंस के ऊपर किसी भी स्टेट में, चाहे केमिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आयनिक सब्सटेंस हो, उसमें इक्विलिब्रियम आ सकता है. तो हम बिना देर किए हुए सबसे पहले मैं ये बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि इस यूनिट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, जगह करके पहले हम लोग, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ और कि यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊँगा सब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगा और एनसीईआरटी के साथ साथ मैं साइड बुक को फॉलो करूँगा और एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक है उसको मैं क्लियरली एक एक तरीके से पढ़ाऊँगा. ठीक है, तो आप अपने साथ पेन पेपर का नोट्स लेकर के बैठ जाइए. कंटिन्यू चलिए मैं एक एक करके लिखता हूँ. टोटल हम लोग को 13 पॉइंट है जिसको यहाँ पे हम लोग को इस यूनिट में स्टडी करना है करके. ठीक है, फिजिकल, केमिकल और आयनिक तीनों के इक्विलिब्रियम मिला करके. ठीक है, सबसे पहला जो यूनिट है वो है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस. पहला जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है क्या, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, बोलिए सर ये क्या होता है? देखिए, फिजिकल प्रोसेस करने का मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से वेपर में जाना. ठीक है, ये हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है. ठीक है, फटाफट मैं लिखने का प्रयास करूँ. लेवल हम लोग 13 पॉइंट है. ठीक है, 13 पॉइंट है. दूसरा है क्या, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस. ठीक है, दूसरा है क्या, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस. ठीक है, केमिकल प्रोसेस में जब इक्विलिब्रियम होता है तो इसमें क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, दोनों इक्वल होता है. और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होता है तो इसी का नाम दिया जाता है क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, सारे टॉपिक एक करके आएंगे. डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, चलिए इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा इस यूनिट में स्टडी करने वाला वो है क्या, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे बनता है. ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बनेगा तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी हम लोग डिफाइन करेंगे जब इसके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, चलिए तो चौथा, फोर्थ नंबर जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं क्या, आगे जाकर के हम लोग इक्विलिब्रियम को डिवाइड करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या सेम फेज में होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट भी गैस में होगा तो फेज भी गैस में, प्रोडक्ट भी गैस में. ठीक है, और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट में भी सॉलिड में होगा तो प्रोडक्ट में भी गैस में हो सकता है. ठीक है, मतलब दोनों स्टेट बिल्कुल भी सेम होगा नहीं. ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. ओके, तो अगर 6 नंबर पॉइंट हम लोग देखें तो 6 नंबर जो पॉइंट है वो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह का होता है, केसी, केपी, केएक्स. ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशंस. ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहाँ हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ठीक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है,
देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहाँ, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, के सी, के पी, के एक्स। मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके, सारा बात आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं वही लिख रहा हूँ क्या, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट क्या है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। 7 नंबर क्या है हमारा जो पढ़ना है हम लोग को इस यूनिट में, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे के से लिखेंगे, ठीक है, के एंड रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। एक होता है क्या, रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है, क्वाइटेंट, ठीक है, TIN, रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं Q, ठीक है। एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो नया नया टॉपिक कुछ कुछ आ रहा होगा, और कुछ कुछ टॉपिक आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट को आप पूछ रहे हैं सर क्यों लिख रहे हैं, इसका तो अभी पढ़ा नहीं रहे। ये सारे पॉइंट को हम लोग को पढ़ना है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इसको क्या पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ना है, तो फिर आप प्रॉपर स्टडी कैसे कर पाओगे। इसलिए ये सारे पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर जो बचा हुआ मेरा टोटल 13 पॉइंट है, ठीक है। 7 के लिए 7 लिखा हुआ, 6 और बचा हुआ है, 6 तो और लिखूंगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये क्या है, ये देखिए, ये जो है पहला, ये है फिजिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है। यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा 2 नंबर से ये 7 नंबर तक, ठीक है। ये सब का सब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो मैक्सिमम बनेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम से बनेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन ना के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको रीच करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं लिखे हैं तो, ठीक है, मैं आप मिटा रहा हूँ, ओके। चलिए कंटिन्यू इसको लिखते जाइए, ठीक है। आपको को बेनिफिट होगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं कंटिन्यू एकदम एक बढ़िया तरीके से सबको सारे को डील करूँगा, ठीक है। NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक एक करके सारे को डील कर दूंगा, ठीक है। जिससे आप JEE का एग्जाम दो, चाहे मेंस का एग्जाम दो, ठीक है, चाहे आप एकेडमिक सेशन का एग्जाम दो, ठीक है। और टोटल जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे अगर आपका एकेडमिक मजबूत होगा ना, तो आपका सारा एग्जाम क्लियर होगा, चाहे KVPI हो, चाहे NDA हो, नेवी हो, जितनी तरह का एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव, ये सारे में कहीं ना कहीं फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए। और फाउंडेशन मजबूत होने के लिए आपका एकेडमिक लेवल का जो भी टॉपिक है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एकेडमिक लेवल का टॉपिक स्ट्रांग होगा तो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और जो बचे हैं 6 पॉइंट मैं उसको लिखता हूँ एक करके, ठीक है, और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, पॉइंट नंबर 8 है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब कौन कौन सा जो फैक्टर है वो इक्विलिब्रियम को प्रभावित करेगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, ठीक है, अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को कौन कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कौन कौन प्रॉब्लम लाएगा, किस किस वजह से इक्विलिब्रियम में किसी तरह का इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। उसका 9 नंबर पर देखिए, यहाँ से 9 नंबर से स्टार्ट हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयोनिक, सर आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो सिंपल भाषा में हम बोलेंगे जो आयंस में टूट जाता है, ठीक है, उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो दिखता है आयंस के रूप में, ठीक है, उसी को आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम कोई भी चीज़ आयंस में कब टूटता है, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को हम लोग अगर वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बना देते हैं तो आयंस में टूट जाता है, इसलिए लिखा गया आयनिक इक्विलिब्रियम इन क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है 10 नंबर पॉइंट। 10 नंबर बोलता है एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। 10 नंबर हम लोग को क्या पढ़ना है, एसिड किसको बोलते हैं, ठीक है, बेस किसको बोलते हैं, ठीक है, एंड साल्ट, ठीक है। और एसिड बेस और साल्ट को यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो 2-3 तरीके से करेंगे, आर्हेनियस से अलग ना, ब्राउनस्टेड थ्योरी से अलग, लेविस से अलग, ठीक है, फिर पीएच स्केल से अलग, ठीक है। चलिए उसके बाद 11वां नंबर जो पॉइंट आएगा यहाँ पे वो आएगा आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड और बेस का आयनाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, बेसेस। एक करके सारे पॉइंट को नोट करते जाइए क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और 11 नंबर के बाद 12 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पीएच का वैल्यू क्या फिक्स हो जाता है, चाहे उसमें एसिड मिला चाहे बेस मिला। अगर पूछे कि सबसे बेस्ट बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या, तो ह्यूमन ब्लड, हमारा जो ब्लड है एक बफर सॉल्यूशन होता है। हम चाहे थोड़ा सा एसिडिक खट्टा चीज़ खा ले या फिर थोड़ा सा कड़वा चीज़ मतलब बेसिक चीज़ खा ले तो भी हमारे बॉडी में ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता, कुछ इफेक्ट मतलब ना के बराबर पड़ता है। इसके पीछे रीजन है क्या, हमारा बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या एक बफर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब 12 नंबर के बाद जो 13 नंबर है ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक जो यहाँ पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जिसको KSP से हम लोग लिखेंगे जब पढ़ेंगे उसमें, ठीक।
solubility equilibrium of sparingly soluble salts, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे टोटल कितना, उससे पहले मैंने 7 पॉइंट लिखाया था और अभी 6 पॉइंट और लिखा दिया, टोटल हमारे पास 13 पॉइंट है और ये पूरे यूनिट में हम लोग 13 पॉइंट का स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी देखिए, ये भी क्या केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, CE, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है इसमें आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक क्या होता है, कोई भी हम लोग सब्सटेंस को, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व कर दे तो आयंस के रूप में टूटता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब उसी आयन से जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो उसी को बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी कुछ हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है, कितना पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। अब एक करके सबसे पहला स्टार्ट करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद एक करके तो इसको कंटिन्यू नोट कीजिए, ठीक है, फिर चलते हैं आगे। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अभी देखें, हम लोग अभी तुरंत हम लोग देखें क्या कितना पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग को देखना है क्या, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्शन में बात करें सबसे पहले इक्विलिब्रियम का भी हम क्या बोले, हम लोग अभी तक जितना जानते हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में क्लास 11 में अभी तक हम लोग यही सीखते हैं क्या, कि केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होना, मतलब तो कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट में जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस चैप्टर में हम लोग खास बात ये है कि अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी आ सकता है ना। मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे रेट क्या, रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा था, लेकिन अब ऐसा पॉइंट भी पढ़ रहे हैं कि रेट क्या बैकवर्ड भी आएगा, रिएक्शन बैकवर्ड भी आएगा। और इससे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और इसमें क्या, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है कहीं ना कहीं। तो इसका अगर डेफिनेशन हम लोग सिंपल भाषा में इक्विलिब्रियम का लिखेंगे तो लिख सकते हैं द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एट विच नो नोटिसेबल चेंज, ठीक है, जहां पे किसी तरह का कोई देखने योग्य चेंज नहीं होता है, ठीक है, नो नोटिसेबल चेंज, ठीक है, चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, लाइक कौन कौन सा, प्रेशर, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर, ठीक है। तो वही लिखेंगे लाइक फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, कौन कौन, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ETC, ठीक है, कंसंट्रेशन ETC विथ पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। और ये सब क्या होगा, विथ पासेज ऑफ टाइम, और ये सब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए, विथ पासेज ऑफ टाइम, ठीक है, नॉन एज इक्विलिब्रियम। और इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पेशेंस के साथ देखिए, डेफिनेशंस बहुत ही कूल लैंग्वेज में मैंने लिखाया है क्या, कि द स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की वह अवस्था एट विच नो नोटिसेबल चेंज, वहाँ किसी भी तरह का कोई देखने योग्य चेंज नहीं होगा। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में आ गया, तो क्या चेंज हुआ, कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो ये बोलता है नॉट नोटिसेबल चेंज, किसमें, उसके फ्लोइंग प्रॉपर्टीज मिला है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, प्रेशर में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, और कंसंट्रेशन में भी किसी तरह का कोई चेंजिंग होना नहीं चाहिए, विद समय, विद पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जानते कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी प्रोसीड करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब उसमें कुछ ना कुछ क्या कुछ टाइम लगता है। तो इधर टाइम के रिस्पेक्ट में ये तीनों चीज़ क्या चेंज नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम। चलिए, और इक्विलिब्रियम को हमेशा डबल हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हाफ एरो, ठीक है, और हाफ एरो, ठीक है। देखिए ऐसे, ठीक है, ये बताता है फॉरवर्ड, ये बताता है बैकवर्ड, मतलब इक्वल, ठीक है। मतलब एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जैसे H2O किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और H2O कब, जब ये चला जाएगा किस में, वेपर के फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड को हम लोग गर्म कर देंगे, बॉयल कर देंगे तो क्या वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। तो ये बोलता है अभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये हो गया क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, और ये क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। तो अभी आगे यहाँ सारे पॉइंट एक करके मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आता है एक पॉइंट और क्या, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है, एक और पॉइंट आता है हमारा क्या, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब ये क्या होता है सर, देखिए, इक्विलिब्रियम मिक्सचर वैसे उसको बोलते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या दोनों
इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, बोलता है क्या, द मिक्सचर है ना, मिक्सचर बोलता है मिक्सचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड क्या, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, लिख सकते हैं द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट है ना, क्या, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट, किसमें, प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बीजियम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, अभी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना एक करके, सारा एनसीईआरटी बेस में सारा टॉपिक को लाऊंगा एक करके। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए अभी हम लोग बात क्या कि इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल हाफ एरो से करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए तो इसको इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं, है ना। तो इसी के साथ कंटिन्यू चलते हैं लोग क्या, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का। ठीक है, चलिए हेडिंग देते हैं क्या, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इंक यहाँ पे समाप्त हो गया है लगता है इसमें, चलिए इसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम को 3 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, अभी हम लोग ऑलरेडी बता दिए क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलते हैं, हम बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, सिस्टमेटिक वे से मैं पढ़ा रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे से नोट्स बनाइए और एकेडमिक एग्जाम को एकदम फाउंडेशन मजबूत कीजिए, आपका जेईई नीट अपने आप मजबूत हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा आएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल के बाद दूसरा जो आएगा वो है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल बाद दूसरा क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम है हमारा क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब यहाँ 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। एक सेकंड, 2 सेकंड में दोनों पे चर्चा कर देता हूँ। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सॉलिड का लिक्विड में जाना, लिक्विड का गैस में जाना, गैस का फिर से लिक्विड में जाना। ठीक है, या फिर एक और 2 और होता है, टोटल 5 होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम में, टोटल 5 स्टेट पढ़ेंगे। पहला लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, ठीक है, फिर गैस से सॉलिड में जाना, 3 हो गया। और एक पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे शुगर को पानी में घोल देते हैं एक सॉल्यूशन बनता है, ये भी इक्विलिब्रियम अवस्था में आएगा। एक जैसे हम लोग कोको कोला पीते हैं, कोको कोला में क्या होता है, उसमें गैस डाला होता है ना, तो गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो गैस इन सॉल्यूशन, ये भी इक्विलिब्रियम। तो टोटल 5 इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में करके सारे पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, Kc Kp Kx है ना, मतलब कंसंट्रेशन का टर्म, प्रेशर का टर्म और मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, इसका कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन क्या होता है, फिर नीचे रियल प्रिंसिपल क्या, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस के रूप में टूटता है, और आयंस के रूप में उसके बाद हम लोग क्या, एसिड बेस या सॉल्ट, ये सभी क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या आयंस के रूप में टूटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे करके, फिलहाल इसको नोट कीजिए। चलिए इसको मैं अब मिटाता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ हम चलते हैं क्या आगे। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट को मिटा देता हूँ ताकि जगह हम लोग का ज़्यादा बन जाए और मैं ज़्यादा स्पेस में ज़्यादा चीज़ लिख सकूँ, है ना। एकदम कंटिन्यू आप इसको लिखते जाइए अपने कॉपी में। ठीक है, और अब देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा हो कि सर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एकदम कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एकदम लेवल आपका एकदम 0 लेवल से मैं आपको केमिस्ट्री को उठाने वाला हूँ, इसलिए कंटिन्यू लेक्चर को देखिए। ठीक है, लेक्चर को ब्रेक डाउन मत कीजिए वरना पॉइंट समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक कड़ी जुड़ते चला जाता है। एक जैसे बोलते हैं एक सीढ़ी चढ़ेंगे तब नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ पाएंगे, अगर आप दो सीढ़ी भी जंप किए, 1-2 कॉन्सेप्ट भी जंप किए, तब वो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं करके। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट, अभी हमने 13 पॉइंट का डिस्कशन किया था, अभी हमारा जो चल रहा था अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था इक्विलिब्रियम का। ठीक है, उसमें डेफिनेशन वगैरह देख ली। अब हम लोग का चलेगा फर्स्ट नंबर पॉइंट, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 मिलाइए, जो मैंने अभी हेडिंग दिया था ना 13 हेडिंग, उसमें से एक हेडिंग देखिए, ये भी होगा हमारा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग नंबर 1 क्या है, वहाँ पर जो पढ़ना था हम लोग को, पॉइंट नंबर 1 फिजिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसका 2 नाम है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, ये जो नाम है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये नाम दिया हुआ है, और कोई अन्य साइड बुक पढ़ेंगे या फिर ये मेरा ये साइड बुक ही बोल सकते हैं, साइड बुक में अगर पढ़ेंगे इसका नाम दिया है क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
चलिए अभी फिजिकल इक्विलिब्रियम अभी हम ऑलरेडी तुरंत बात किए थे कि टोटल 5 तरह का होता है। सबसे पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में क्लास हम लोग जब क्लास स्टार्ट किए थे क्लास 11th का, तो मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़े थे तो वहाँ भी स्टेट ऑफ मैटर एक छोटा सा पॉइंट आता है, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये स्टेट ऑफ मैटर हम लोग का क्लास 11th का 5th चैप्टर जो है, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसी को मैं फिर से यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। देखिए 3 चीज़ होता है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में अगर टेम्परेचर देंगे तो ये किस में आना चाहता है, लिक्विड में, ठीक है, और लिक्विड से कोई भी सब्सटेंस किस में जाना चाहता है, गैस में। अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, देखिए कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में आ रहा है मतलब उसमें क्या लगेगा, टेम्परेचर लगेगा, है ना। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेन फैक्टर जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर, 2 चीज़ होते हैं, लेकिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सॉलिड से कोई लिक्विड में आएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। और कोई लिक्विड से अगर सॉलिड में जाए, लिक्विड से किस में जाए, सॉलिड में, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, मतलब जमना, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन, ओके। अब देखिए कोई सब्सटेंस अगर लिक्विड फॉर्म में है और गैस में चला जाए तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, वेपर बनना, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक है। और कोई सब्सटेंस अगर गैस में है और लिक्विड में आ जाए इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, हिंदी में संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन, ओके। अब देखिए कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस में आ जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है, क्योंकि इसका एरो इधर रख देते हैं, ठीक। चलिए अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में चला है, ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस में चला जाए इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे जलाते हैं गैस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई चीज़ गैस से सॉलिड में चला जाए इसको बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन मतलब जमा होना, ठीक है, डिपोजिशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए कितना प्रोसेस हुआ, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, है ना, मतलब अभी तक 3 फेज इक्विलिब्रियम का 3 को 2 और इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, होता है दिस 3 इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशंस ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है, 2 और यहाँ पे शामिल होता है, ठीक है। इसको मैं इसका 2 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एक ही साथ सबको इन्वॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बिसाइड्स दीज, ठीक है, ये सबको छोड़ करके, ठीक है, बिसाइड्स दीज 3 इक्विलिब्रियम, 3 इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब ये तीनों इक्विलिब्रियम को छोड़ करके, ठीक है, बिसाइड्स दिस 3 इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, किसमें, लिक्विड में, सॉलिड्स और गैस, सॉलिड्स और गैस, ठीक है, इन लिक्विड, ठीक है, इन लिक्विड्स, ठीक है, दैट इज। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा होगा डिसोल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब समझते होंगे आप लोग कि डिजॉल्व हो जाना, घुल जाना, मतलब सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग जिसमें सॉल्यूट ध्यान दीजिए, सॉल्यूट क्या हुआ, डिजॉल्व किए तो कुछ अमाउंट डिजॉल्व हो गया, लेकिन कुछ अमाउंट क्या वहाँ पे प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे जम गया या भी बैठ गया, मतलब घुलना रुक गया, तो उस स्टेज को बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन। हाँ इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले यहाँ पे लिखने दीजिए, ठीक, दैट इज करके 2 ठो जो आएगा यहाँ पे क्या, जैसे सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्यूशन में होना, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए देखिए ये हमारे पास एक मग है, ठीक है, ये इतना बहुत बड़ा हो गया, ओके 1 सेकेंड, छोटा कप लेते हैं, ठीक है, देखिए एक कप है, ठीक है, देखिए ये कप है, ठीक है ना, बीकर है, इसमें हम थोड़ा सा अमाउंट शुगर डालें, ठीक है, तो शुगर जो इसका जितना कैपेसिटी को उतना घुला लेगा, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट इसमें शुगर डाल दे, जैसे कहने का मतलब है अगर हम एग्जांपल के तौर बात करें तो 100 ml वाटर का कैपेसिटी होता है 36 ग्राम सॉल्ट को डिजॉल्व करने का, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, 100 ml वाटर का कैपेसिटी कितना होता है 36 ग्राम सॉल्ट को डिजॉल्व करना, अगर कोई यहाँ पे 40 ग्राम मिला दे, ठीक है, तो क्या हुआ 4 ग्राम क्या बच जाएगा, मतलब 4 ग्राम घुलेगा ही नहीं, नीचे जम जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में। तो उस स्टेज को जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होता है, वो प्रेसिपिटेट के रूप में बैठा हुआ रहता है, ठीक है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है, उस स्टेज को क्या बोलेंगे डिसोल्यूशन, मतलब फर्दर नॉट डिजॉल्व सॉल्यूट, फर्दर नॉट डिजॉल्व सॉल्यूट, ठीक है। इसको इसका डेफिनेशन दिखा देंगे आगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे इतना ही रखिए, ठीक है। चलिए एक हो गया
टोटल कितना देखिए, एक हो गया सॉलिड से लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन, नेक्स्ट गैस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन में गैस का जाना, जैसे हम बात करें कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, सोडा ड्रिंक, ये सब में क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है, तो वो भी क्या गैस है। चलिए अब यहाँ पे बात आया कि फेज इक्विलिब्रियम किसको कहती है, फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे एक लाइन में क्या कि द इक्विलिब्रियम विच इज सेट इन सिस्टम, ठीक है, लिखिए द इक्विलिब्रियम, ठीक है, द इक्विलिब्रियम विच इज सेट इन द सिस्टम, ठीक है, विच इज सेट इन द सिस्टम, जो सिस्टम में क्या ठीक ठीक सेट हो जाता है ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, ठीक है। द इक्विलिब्रियम विच इज सेट इन द सिस्टम ड्यूरिंग फिजिकल चेंज होने के दौरान जो सेट हो जाता है, ठीक है, इज कोल्ड क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम, इज कोल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। और फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अवस्था का बदलना, ठीक है, तो ये 5 तरह का हुआ। अब एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पांचों को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए इस लेक्चर को फिलहाल यहीं पे एंड करना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं जाते जाते बोलना चाहूँगा। कल मैं एक विवेकानंद साहित्य पढ़ रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छा बात समझ में आया, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा कि एक एक व्यष्टि से समष्टि का निर्माण होता है, एक एक व्यष्टि से समष्टि का निर्माण होता है, और एक एक समष्टि से एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण होता है। मतलब समझने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक एक अच्छे व्यक्ति से, समष्टि का मतलब होता है, एक व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति, अच्छे व्यक्तियों के मिलने से एक अच्छे समष्टि का निर्माण होता है। समष्टि का मतलब होता है हमारा समाज, ठीक है, और अच्छे समाज बनने से हमारा राष्ट्र क्या होगा, उन्नत बनेगा। इसलिए आप अच्छे बने, एक चरित्रवान मनुष्य बने, अपनी गलतियों को आप एक्सेप्ट करें और कोशिश करें उसे दूर करने का, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मैं कंटिन्यू लेक्चर को अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।